सुप्रभात बच्चों, मैं लवकेश गुप्ता, टीजीटी हिंदी, माँ कल्याणी का पब्लिक स्कूल, पेंडा रोड, छत्तीसगढ़ से। हम लोग पढ़ रहे हैं कक्षा 8 हिंदी के पाठ्यक्रम में पुस्तक है भारत की खोज। उसका हम पाठ 2 पढ़ रहे हैं और उसमें हम एक बिंदु पढ़ रहे हैं जन संस्कृति। आज हम इसका 8वां भाग पढ़ रहे हैं। तो इसके पहले जो भाग हमने पढ़ा था, ठीक है, भारत की विविधता और एकता, उसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने बताया कि भारत में जो विविधता है बहुत सारी, ठीक है ना, वो एक सूत्र में बंधी हुई है और वो सूत्र क्या है? वो भारतीयता का सूत्र है, ठीक है। बहुत सारे कई धर्म जाति को मानने वाले लोग रहते हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या है, उनके मन में एक एकता का भाव है। वो सभी एक दूसरे के धर्मों का आदर करते हैं, एक दूसरे के विचारों को स्थान देते हैं, मतलब एक दूसरे के प्रति बहुत ही सहिष्णुता का भाव है, ठीक है ना। सहिष्णुता का मतलब क्या होता है? सहिष्णुता का मतलब होता है सहनशील, ठीक है। वो दूसरों को स्थान देते हैं, ये नहीं कि खड़े हो जाए, नहीं आप ये नहीं कर सकते, ऐसा नहीं है, ठीक है। लोग एक दूसरे को स्थान देते हैं। इसीलिए आप देखेंगे कि हमारे आस पड़ोस, हमारे जो मोहल्ले होते हैं, कई धर्म को मानने वाले लोग एक साथ रहते हैं। वहाँ हिंदू भी रहते हैं, मुस्लिम भी रहते हैं, सिख भी रहते हैं, ईसाई भी रहते हैं, कई धर्मों को मानने वाले लोग वहाँ पर रहते हैं और सभी लोग मिलजुल कर रहते हैं, दूसरे त्योहार में एक दूसरे का साथ भी देते हैं। यही सबसे बड़ी खासियत है, ठीक है। तो आज हम लोग देख रहे हैं जन संस्कृति के बारे में, ठीक है ना। अच्छा, ये जन संस्कृति शब्द है, जन का मतलब होता है लोग, ठीक है। संस्कृति का मतलब क्या होता है? देखिए, संस्कृति का मतलब आप समझिए ऐसे, मैं आपको एक चीज समझाता हूँ, ठीक है, कि जो सभ्यता है, 2 शब्द आते हैं अक्सर हम जब भी बातचीत करते हैं, ठीक है। तो एक सिविलाइजेशन, एक शब्द आता है सभ्यता, और एक शब्द आता है संस्कृति, ठीक है। सभ्यता और संस्कृति, तो आप समझिए कि ये जो सभ्यता है, ये जो फूल आप समझिए, जो फूल है, ठीक है ना, ये जो फ्लावर आपको दिख रहा है, ये सभ्यता है। और इसके अंदर की जो खुशबू है, ठीक है, इसकी जो महक है, इसकी जो महक है वो क्या है? ये जो खुशबू है, यही संस्कृति है, ठीक है। जो दिखती नहीं है, महसूस होती है। संस्कृति वो चीज होती है जो महसूस होती है और जो बहुत गहराई से लोगों को आपस में जोड़ कर रखती है। ये हमारे रीति रिवाज, परंपराएं, हमारे नैतिक मूल्य, नैतिक मान्यता, ये सब क्या है, ठीक है। ये लोगों को महसूस होती है अपने मन से ही, ठीक है। अपने मन से ही लोग शिष्टाचार की तरफ झुक जाते हैं, बड़ों के प्रति सम्मान का भाव रखते हैं, ठीक है। ये जो भारतीयता का एक भाव अंदर भरा हुआ है, ठीक है, इसको आप ऐसे समझ सकते हैं, ठीक है, सभ्यता और संस्कृति के बारे में। अच्छा, तो आज हम लोग जन संस्कृति के बारे में बात कर रहे हैं। नेहरू जी कहते हैं, मैंने वर्तमान समय भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। वर्तमान समय मतलब आज के समय में जो यहाँ के लोग हैं, ठीक है, यहाँ के जो लोग, भारतीय जनता जो है, इसके गतिशील जीवन नाटक को देखा कि यहाँ के लोग कितने गतिशील हैं। जीवन नाटक का मतलब क्या होता है? उनके जीवन में घटने वाली घटनाओं को देखा, ठीक है। लोगों का जीवन कैसे चलता है उसको देखा मैंने। लोगों के जीवन में किस तरह की चीजें आती हैं और वो उसको किस तरह से हैंडल करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, ऐसे और अवसर पर मैं अक्सर उन सूत्रों को खोज लेता था जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, जबकि उनकी आंखें भविष्य पर टिकी रहती थी। अक्सर क्या करते थे नेहरू जी? ऐसे में वो उनके उस सूत्र, वो एक सूत्र को खोज लेते थे जिससे उनका अतीत बंधा हुआ है, ठीक है, और जिस कारण से उनकी आंखें जो है भविष्य पर टिकी हुई है। मतलब ऐसी कौन सी बात है, ठीक है, जिससे वो भविष्य की चीज को देख रहे हैं और भविष्य में वो क्या देखना चाहते हैं, उसकी बात को वो उनके अतीत में देखकर समझ लेते हैं, ठीक है। एक व्यक्ति का अतीत क्या है, ठीक है, अगर कोई व्यक्ति कहता है कि मैं ऐसा काम करना चाहूंगा भविष्य में, तो वो देखते थे कि इस व्यक्ति का अतीत क्या है, ऐसा क्यों कह रहा है, ठीक है, ऐसी क्या बात है उसके मन में जिस कारण उसका अतीत क्या रहा है, तो वो उस सूत्र को खोज लेते थे। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिले जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। भारत में कई जगह इन्होंने भ्रमण की, कई जगह सभाओं को संबोधित किया, तो जब भी ये जाते हैं इन्होंने बताया कि वहाँ की गहरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि होती थी, ठीक है, जिसका लोगों के जीवन पर बहुत गहरा असर था, ठीक है। वो गहरी सांस्कृतिक पृष्ठभूमि क्या है? मतलब एक जो कल्चरल बेस है, जो सांस्कृतिक आधार है, ठीक है, वो क्या है इस पृष्ठभूमि में। अब वो जो आधार है, पृष्ठभूमि का मतलब होता है आधार, एक शब्द आया था पृष्ठभूमि। पृष्ठभूमि का मतलब होता है आधार। तो वो कह रहे हैं कि जो सांस्कृतिक आधार है, ठीक है, इसमें क्या चीज है, तो बता रहे इस पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा
इतिहास, मिथक और पूरा कथाओं का मेल था। इनमें से किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। क्या क्या था इसमें? लोक प्रचलित दर्शन था, ठीक है, एक फिलॉसफी थी, परंपरा जो सदियों से चली आ रही है, ठीक है, एक इतिहास, उनका अपना खुद का इतिहास, मिथक और पूरा कथाएं, ठीक है, जो प्राचीन कथाएं थीं और जो किंवदंतियां थीं, ठीक है। किंवदंतियों का मतलब ये होता है कि देखिए प्राचीन समय में जो घटनाएं घटती हैं, लोग उनका कोई प्रामाणिक या साहित्यिक आधार नहीं होता है, ठीक है, वो कहीं पर लिखी नहीं होती, बस जुबान में चलती रहती है। कोई बुजुर्ग सुना देते हैं उनको, वो सुनाते हैं उनको, वो सुनाते हैं उनको, वो सुनाते हैं उनको, दंत कथाएं, ठीक है। ऐसे मिथक को हम क्या दंत कथाएं भी कहते हैं। मिथ का मतलब क्या होता है? आज हम लोग मिथ का मतलब एक तरह से होता है झूठा, ठीक है, फाल्स हम उसको बोलते हैं, ठीक है। लेकिन वो फाल्स कैसा? वो लिखित नहीं है, ठीक है। लोग सुनी सुनाई बात को कहते हैं कि कभी ऐसा था, हमारे पूर्वज ऐसा करते थे, तो वो चीजें चली आ रही थी। वो चीज जो है उसको आप मिटा नहीं सकते, वो उनके जीवन में बहुत गहरे बैठा हुआ है, ठीक है। अगर आप कभी किसी ग्रामीण क्षेत्र में जाएं और वहाँ ग्रामीण जो रहने वाले लोग हैं, ठीक है, और या जो जनजातियां हैं, आप उनसे जाकर मिले, आप देखें तो उनके जीवन में ये चीजें बहुत गहरे से बैठे होती हैं, ठीक है, गहरी पैठ होती है उनके अंदर, उससे आप उनको हटा नहीं सकते। तो पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे। वो कह रहे हैं कि जो इतिहास में लोग प्रचलित इतिहास की बात कर रहा हूँ, लोग प्रचलित दर्शन की बात कर रहा हूँ, परंपराओं की बात कर रहा हूँ, ठीक है, या ये जो सांस्कृतिक आधार है, ये केवल पढ़े लिखे लोगों के लिए नहीं था। जो लोग बिल्कुल पढ़े लिखे नहीं थे, निरक्षर थे, वो कुछ नहीं आता था, वो भी इसके हिस्सेदार थे, ठीक है, उनको भी ये सारी चीजें आती थी। कैसे? लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। मतलब भारत में जो रामायण है, महाभारत है और अन्य जो ग्रंथ हैं, इनकी टीकाएं अलग अलग भाषाओं में, ठीक है, इनका अनुवाद भारत के एक कोने में हर एक व्यक्ति के पास है। और इसीलिए लोगों में एक जो नैतिक मूल्य है वो सब में एक जैसा है। वो चाहे आप कश्मीर में देख लें, चाहे कन्याकुमारी में देख लें, चाहे गुजरात में देख लें, चाहे आप नागालैंड में देख लें, ठीक है। एक वो, जैसे एक उदाहरण मैं आपको देता हूँ, जैसे हमारे यहाँ अतिथि देवो भव, कि हमारे यहाँ जो अतिथि है उसको देवता माना जाता है। तो आप देखेंगे भारत के आप किसी भी कोने में चले जाइए, कहीं भी जाएंगे, लोग जब भी उनके यहाँ कोई मेहमान आता है या किसी के यहाँ पहुंच जाए, ठीक है, तो लोग बड़ी इज्जत, बड़ा आपको आदर देंगे, बहुत सम्मान देंगे, ठीक है, एक भगवान के तुल्य, ठीक है, आपका स्वागत करेंगे, आपकी सेवा करेंगे। ये जो बात है, ये भारत के किसी भी कोने में आपको मिलेगी, ऐसा नहीं है, किसी भी कोने में आप चले जाइए आपको मिलेगी। हर घटना, कथा और उनका नैतिक अर्थ लोकमानस पर अंकित था और उसने उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया। हर कथा, जो रामायण महाभारत की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, और उनका नैतिक अर्थ, उन कथाओं से क्या मूल्य निकल रहा है, ठीक है, वो कथाएं किस लिए हैं, उसका जो नैतिक मूल्य निकलता था, चाहे वो रामायण हो, महाभारत के अन्य जो ग्रंथ हैं, ठीक है, वो उनके लोकमानस पर, लोकमानस का मतलब होता है जो जनता है, ठीक है, जो निचला भाग है जनता का, शहरी ग्रामीण क्षेत्र, शहरी नहीं बल्कि जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग हैं, जो निरक्षर है, कुछ नहीं जानते हैं, खेती किसानी करते हैं, उनके मानस पटल पर बहुत गहरे अंकित था, ठीक है, और उन्हें वो समृद्ध और संतुष्ट करता है, उससे वो संतुष्ट भी है, समृद्ध भी, ठीक है। कैसे? अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान में बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिससे कोई नैतिक संदेश निकलता। ये बहुत अच्छी बात कही। आज भी आप देखिए ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोग, या कभी आप रास्ते में देखें किसी भैंस चराने वाले व्यक्ति को या गाय चराने वाले व्यक्ति को या बकरियों को चराने वाले व्यक्ति को, आप देखें उसके पास एक बांसुरी होगी, ठीक है, और वो बांसुरी से एक विशेष प्रकार की धुन में कोई भजन गा रहा हो, राम का, कृष्ण का, किसी का भी, ठीक है, या मीरे का पद गा रहा हो। ऐसे बहुत सारे पद लोगों को याद होते हैं, ठीक है, और या फिर उनको कोई ऐसी कहानी याद होती है, ठीक है, रोजमर्रा के जीवन से जुड़ी हुई, जिसको सुनाकर कोई एक नैतिक संदेश लोगों को देते हैं। अक्सर आप देखें कि बुजुर्ग लोग बैठ जाते हैं, छोटे बच्चों को कोई ना कोई कहानी सुनाते रहते हैं, वो कहानी उनको कहीं याद नहीं करनी पड़ती है, वो कहानी उनको बचपन से ही याद है, ठीक है, और वो कहानी चली आ रही है, उनको सुनाया फिर उनको सुना, ऐसे एक क्रम चलता रहता है, और उसमें कोई ना कोई नैतिक संदेश जरूर छुपा होता है, ठीक है, एक मोरल वैल्यू उसके अंदर होता है। आगे देखिए, रोजमर्रा की जिंदगी के मसलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को देहाती लोग जब इस तरह का साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था। वो कहते हैं कि जब रोजमर्रा की जिंदगी में जो घटित होने वाली घटनाएं हैं उसी जीवन नाटक की बात कर रहे हैं, जो शुरू में उन्होंने एक लाइन में कहा कि मैंने वर्तमान समय भारतीय जनता गतिशील जीवन नाटक को देखा है। ये जीवन की जो गतिशीलता है, उनका जो जीवन जिस तरह से व्यतीत हो रहा है उसको कैसे देख रहे हैं, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि जो अनपढ़ लोग हैं, ठीक है, ये लोग जब मामूली छोटी छोटी बातों को एक साहित्यिक मोड़ दे देते हैं, जैसे बताएंगे कि कोई दोहा पढ़ देंगे, ठीक है, या कोई पद गा देंगे छोटी सी बात पर, किसी ने किसी की बात नहीं मानी, उसी पर उनके पास एक दोहा है, ठीक है, बड़े ने छोटे का आदर, बड़े ने छोटे को अपने घर से निकाल दिया, उस पर भी
या छोटे ने बड़े का सम्मान नहीं किया उस पर। उनके पास हर चीज के लिए कोई ना कोई पद, कोई ना कोई साहित्यिक चीज उनके पास रहती है, उसको एक साहित्यिक मोड़ दे देते हैं। ये देख देख कर जो है जवाहरलाल नेहरू बड़े आश्चर्यचकित थे कि ये लोग इतने सीरियस है, इनको कुछ नहीं आता, उसके बावजूद ये इतने समृद्ध हैं, इनके पास इतनी मतलब इनकी संस्कृति, इतनी सांस्कृतिक जो विरासत है इतनी गहरी इनके मन के अंदर जो है अंकित है। आगे देखिए, यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। अब वो कह रहे हैं कि जो पढ़ाई लिखाई मैंने की है, जो इतिहास और जो भी साक्ष्य मुझे पता है, ठीक है, जो भी मैंने अध्ययन किया है, उसके कारण मैं अपने तरह से जीवन को जिस तरह से देखता हूँ भारतीय जनमानस को, या भारत के बारे में जो मेरी सोच है, जो मेरी तस्वीर है, तो भारत का एक अनपढ़ किसान या अनपढ़ व्यक्ति, उसके पास भी अपना एक खुद का एक समृद्ध एक तस्वीर भंडार है, जिस तरह से वो इस पूरे भारत को या पूरी दुनिया को देखता है। आगे देखिए, यह बात अलग है कि उसका स्रोत पूरा कथाएं, परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिकाएं ही अधिक थी और इतिहास बहुत कम थी। इस पर भी वो बहुत स्पष्ट होता था। वो कह रहे हैं कि ये बात जरूर है कि उनके पास जो ये भंडार है वो पूरा कथाएं हैं, महाकाव्य हैं, रामायण है, महाभारत है, या उनके नायक नायिकाएं हैं, लेकिन उनके पास जो भी है वो बहुत ही स्पष्ट है। उनके पास इतिहास की जानकारी नहीं है। ठीक है, देखिए इतिहास एक बड़ा ही मतलब पेचीदा शब्द है। नॉर्मल तो हम उसको हिस्ट्री कहते हैं, ठीक है, पिछली पुरानी बातों को याद करना हम इतिहास कहते हैं, लेकिन इतिहास ऐसा ही नहीं होता है। ठीक है, इतिहास के कुछ बिंदु है, मैं आपको भी बताता हूँ। देखिए, कोई चीज इतिहास कब बनती है, कोई चीज इतिहास बनती है जब उसका कोई एक पुरातात्विक साक्ष्य, पुरातात्विक साक्ष्य, ठीक है। और ये पुरातात्विक साक्ष्य क्या होता है, आप इसके अंदर देख सकते हैं कि जो धार्मिक या साहित्यिक साक्ष्य होते हैं, धार्मिक या जो साहित्यिक साक्ष्य हैं, जो धार्मिक और साहित्यिक साक्ष्य होते हैं, जैसे मान लीजिए किसी धर्म ग्रंथ में कोई चीज लिखी हुई है, या किसी साहित्य में, किसी रचना में, किसी कवि की किसी रचना में कोई चीज लिखी हुई है, तो उसको पुरातत्ववेत्ता क्या करते हैं, उसके टाइम को देखते हैं कि ये धार्मिक ग्रंथ कब लिखा गया होगा, कितने समय की बातें कर रहा है, उसमें क्या चीज लिखी, कि 2000 साल पहले, 10,000 साल पहले, ठीक है, ऐसी कोई घटना घटी। तो ये पूरे जो पुरातात्विक लोग होते हैं वहां पर जाकर खुदाई करते हैं, ठीक है, इन साक्ष्य के आधार पर खुदाई करने के बाद जब उन्हें कोई चीज मिलती है तो वो उसका कार्बन डेटिंग करते हैं, तो उससे उसकी उम्र का पता चलता है। और अगर वो उम्र जो है इसमें बताए कि उसकी जो एज है, जैसे 1000 साल या 5000 साल जो भी बता रहे हैं, अगर वो इनसे मिल जाती है, ठीक है, तो वो मानते हैं कि ये आंशिक सत्य है। उसके पश्चात जो दूसरा भाग होता है, ठीक है, वो किसका होता है, वो समय का होता है। पहली बात तो क्या है, पहली बात ये है कि उनके पास ये साक्ष्य है, धार्मिक और साहित्यिक साक्ष्य, ठीक है। उसके बाद मतलब उस चीज का वर्णन यहाँ पर है, फिर वो उसको समय को बांटते हैं कि इसमें जो समय दिया गया इससे मेल खा रहा है या नहीं। और तीसरी चीज होती है स्थान, ठीक है, तीसरी चीज क्या होती है, स्थान होती है, कि जो स्थान यहाँ बताया गया है क्या वही स्थान है, तब वो चीज मिलकर बनती है, क्या तब वो चीज बनती है इतिहास। जैसे उदाहरण के लिए मैं आपको बताऊं, जैसे देखिए मेरा नाम लवकेश गुप्ता है, ठीक है, मैं कहाँ पैदा हुआ हूँ, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश में कहाँ, मध्य प्रदेश छोटे से गांव में, ठीक है। कितने बजे, सुबह 4 और मान लीजिए 15 मिनट पर, ठीक है ना। अब उसी मध्य प्रदेश में एक दूसरा लवकेश गुप्ता पैदा होता है, ठीक है, वो भी 4:15 पर ही पैदा होता है, ठीक है, वो भी उसी गांव में ही पैदा होता है, ये बात भी ठीक है, वो भी उसी मोहल्ले में पैदा होता है, ये बात भी ठीक है, वो भी मेरे घर में ही पैदा होता है, ये बात भी ठीक है। लेकिन जिस स्थान पर मैं पैदा हुआ उसी स्थान पर वो पैदा नहीं हुआ, उसी वक्त पैदा नहीं हुआ। मेरा एक जुड़वा भाई भी है, ठीक है, लेकिन वो उसी वक्त पैदा नहीं हुआ जिस वक्त मैं पैदा हुआ, वो मुझसे 5 मिनट 2 मिनट कुछ सेकंड आगे पीछे पैदा हुआ। तो ये इतिहास इतना बारीक होता है, इस बात को समझिए, ठीक है, ऐसा होता है इतिहास। तो जब वो कहते हैं कि इन लोगों को जो है ये जो चीजें याद हैं, ठीक है, उनका जो अपना तस्वीर भंडार है वो किससे मिलकर बना हुआ है, वो पूरा कथाओं से, दंत कथाओं से, या जो यहाँ के साहित्यिक साक्ष्य उनसे, ठीक है। उनको इतिहास की कम जानकारी है, वो ये नहीं जानते कि जो चीज बताई जाए वाकई में वो सही है या नहीं है, वो इतिहास है या नहीं है, लेकिन उनके पास जो भी चीज है वो बहुत ही पुष्ट है, ठीक है, बहुत ही पुख्ता है, ये बात वो कह रहे हैं। आगे देखिए, मैं उनके चेहरे, उनके आकार, उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। अभी कह रहे हैं मैं उनके चेहरे को देखता, चेहरे के आकार को देखता, उनकी चाल ढाल को देखता कि कैसे चलते हैं, ठीक है, उनका तौर तरीका क्या है। ढाल का मतलब क्या होता है, तौर तरीका। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयव वाले पुरुष दिखाई देते। और ये कह रहे हैं जब ये ऐसे लोगों को देखते, पूरे भारत की बात कर रहे हैं वो, तो उनके कहीं उनको बड़े ही बलिष्ठ चेहरे, माने शक्तिशाली, ठीक है, और
कई जगह संवेदनशील, ठीक है, बड़े संवेदना से घिरे हुए, ठीक है। और दूसरा क्या है, सीधे साफ अवयव वाले पुरुष, बड़े ही सज्जन। अवयव का मतलब होता है घटक। अवयव का मतलब क्या होता है, घटक। कंपोनेंट हम बोलते हैं इंग्लिश में, ठीक है, इसको हम निकाय भी बोलते हैं। मतलब सीधी साफ छवि वाले लोग, बड़े ही सीधे सज्जन लोग, ठीक है, जैसा बोलते हैं वैसा ही करते हैं, कोई मेल मिलावट नहीं, कोई लाग लपेट नहीं, ठीक है। ऐसे लोग को भी उन्होंने देखा। उसके बाद महिलाओं में लावण्यता, नम्रता, गरिमा और संतुलन का भाव उन्हें देखने को मिलता है, ठीक है। महिलाओं में लावण्यता, लावण्यता का मतलब, लावण्यता का मतलब होता है सौंदर्य, ठीक है। लावण्यता शब्द लवण से बना है। लवण का मतलब होता है साल्ट, साल्ट को हम बोलते हैं नमकीन, ठीक है। मतलब एक खूबसूरती, ठीक है, एक चटक है उनके चेहरे पर, क्या है, चटकपन है, ठीक है ना, खूबसूरती है, ठीक है। वो कोई गोरे और काले से मतलब नहीं है, ठीक है ना, वो खूबसूरती खूबसूरती ही होती है। कोई सादा व्यक्ति भी किसी गोरे व्यक्ति से बहुत अधिक खूबसूरत हो सकता है, तो उसके बारे में भी बात कर रहे हैं, ठीक है। कि जो महिलाओं में जो लावण्यता, उनकी जो नम्रता है, ठीक है, वो कितनी विनम्र है, ठीक है ना, पोलाइटनेस, नम्रता को हम पोलाइटनेस समझते हैं। और गरिमा और संतुलन के साथ साथ एक ऐसा चेहरा जो अवसाद से भरा था, एक गरिमा का भाव भी है। वो गरिमा क्या है, ठीक है, गरिमा ये हो सकता है कि वो फला फला व्यक्ति की पत्नी है, ठीक है। और भारतीय स्त्री के मन में गरिमा का भाव अवश्य होता है, ठीक है। कैसी भी स्त्री हो, चाहे वो किसी किसान की पत्नी हो, किसी बहुत बड़े रईस की व्यक्ति हो, कैसी पत्नी, स्त्री अगर वो भारत की, उसके अंदर एक गरिमा का भाव होगा, गौरव से बना है गरिमा, ठीक है। गौरव जो शब्द है, ठीक है, वो है गरिमा, उससे बना है गरिमा। तो एक मतलब एक गर्व की अनुभूति उनके मन में होती है, ठीक है। ये सब ऐसे हैं, तो ये चीज उनके मन में आपको देखने को मिलती है। लेकिन साथ साथ एक अवसाद, अवसाद का मतलब क्या होता है, अवसाद का मतलब होता है दुख, डिप्रेशन जिसको हम बोलते हैं, जिसको व्यक्त नहीं करें, ठीक है। एक ऐसा दुख जिसको व्यक्ति व्यक्त नहीं करता है, ठीक है, अभिव्यक्त नहीं, बताता नहीं है, वो उनके चेहरे पर साफ दिखता है कि उनके मन में कोई पीड़ा है, ठीक है। ये चीज, उन सब चीजों के साथ साथ आगे देखिए, कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नजर किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती तो मैं विस्मय विमुक्त हो जाता। मनोहर का मतलब भी खूबसूरत होता है, मनोहर का मतलब भी सुंदर होता है, सजीला होता है। तो कह रहे हैं अगर किसी रास्ते से गुजरते हुए कभी किसी पुरुष, मनोहर पुरुष, अच्छे के किसी व्यक्ति को देखता, किसी सुंदर स्त्री को देखता, तो मैं उनको देखकर मंत्रमुग्ध हो जाता था। वैसा क्यों कह रहे हैं, वो अपने लोगों को देख रहे हैं कि यहाँ के लोग कितने सजीव हैं, कितने जिंदा हैं, ठीक है। भारत देश गुलाम है, लेकिन बावजूद उनके चेहरे पर वो ऐसा कोई शिकन नहीं है, एक हल्का सा अवसाद का भाव कभी कभी देखने को मिलता है, ठीक है। सारे दुखों कष्टों को सह रहे हैं। आगे देखिए जरा, वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते थे। मुझे इस बात से हैरत होती थी कि तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिनसे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते इनके हालात बेहतर हो, इनके पास कुछ करने को ज्यादा अवसर हो। वो कह रहे हैं कि जब मैं इस तरह के लोगों को देखता था, मुझे भित्ति चित्रों की याद आती थी, मतलब दीवारों पर जो पेंटिंग बनी रहती थी, आदि मानव ने पहले कभी बनाई थी, मुझे इनको देखकर ऐसा महसूस होता था, ठीक है। और मुझे लगता था कि ये जो लोग हैं, इनको लेकर हम क्या नहीं कर सकते, हम पूरे भारत का नक्शा बदल सकते हैं, बस ये कि इनके पास करने का कुछ अवसर हो, ठीक है, इनको मौका मिले कुछ करने का, ठीक है। ये वो कहना चाह रहे हैं। कितनी बेहतरीन बात इन्होंने की, ठीक है। और ये भी कह रहे हैं कि ये जो सौंदर्य है, ये कैसे टिका रहा, हजारों साल से पता नहीं कितने आक्रमणकारी भारत में आए, इस पर आक्रमण किया, इतना अत्याचार किया, अंग्रेज भी इतना अत्याचार कर रहे हैं, बावजूद इसके यहाँ के जो लोग, उनके मन में, उनके अंदर ये जो सौंदर्य का भाव है, ये कहाँ से आ रहा है, ये कैसे टिका, नष्ट क्यों नहीं हुआ, ये नष्ट नहीं हो सकता, ठीक है। यही भारत की सजीवता है, ठीक है, यही भारत की जिंदा दिली है, जिसको देखकर दुनिया के तमाम लोग जो है आकृष्ट होते हैं। अभी भी देखिए, वर्तमान समय में कोरोना लगा हुआ है, सारी दुनिया त्राही त्राही कर रही है, लोग मर रहे हैं पता नहीं कितने, लेकिन हमारे यहाँ लोगों को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, ठीक है। लोग कोरोना पर मजाक बना रहे हैं, मेमेज बना रहे हैं, चुटकुले बना रहे हैं, कहानियां बना रहे हैं, कहावतें बना रहे हैं, दोहे बना रहे हैं, पद बना रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ के लोग कष्टों को अपनाते हैं, ठीक है, कष्टों से दूर नहीं भागते हैं। दुनिया के बाकी लोग कष्टों को देखकर भागते हैं, हमारे यहाँ के लोग ऐसे नहीं है। हमारे यहाँ के लोग कष्ट को ईश्वर का वरदान मानते हैं, ठीक है। उनको लगता है कि जरूर कोई अच्छा काम होने वाला है, इसलिए ईश्वर ने हमें कष्ट दिया है, ठीक है, इस कष्ट के बाद जरूर सुख होगा, तो इसीलिए वो कष्टों को स्वीकार करते हैं, उनको अपनाते हैं। और यही बात जो है भारत को बाकी दुनिया के, विश्व के बाकी देशों से अलग करती है, यहाँ के लोगों को उन लोगों से अलग करती है। आगे देखिए, चारों ओर गरीबी और उनसे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थी और इसकी छाप हर माथे पर थी। चारों तरफ विपत्ति माने मुसीबत और गरीबी फैली हुई थी, विपत्ति सी फैली थी, और इसकी छाप जो हर व्यक्ति के चेहरे पर दिखाई देती है, क्योंकि गरीब व्यक्ति का चेहरा अलग ही दिख जाता है, ठीक है। आप किसी गरीब व्यक्ति को देखिए, आपको उसका चेहरा अलग ही दिख जाएगा, ठीक है।
जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया गया था। मतलब जो व्यक्ति की आजादी है उसको छीन लिया जाएगा तो क्या होगा, उनकी जिंदगी को कुचल दिया गया और उसको एक विकृत रूप दे दिया गया। लोगों के जो काम धंधे थे अंग्रेजों ने सबको नष्ट कर दिया, जो ग्रामीण शिल्प था उसको तबाह कर दिया। ठीक है, तो लोगों के चेहरे में क्या भाव रहेगा, यही भाव रहेगा। ठीक है, एक उदासीपन का भाव, एक ये अजनबियत का भाव, ठीक है, एक अवसाद का भाव, वो उनके चेहरे पर दिखता है, साफ दिखता है। ठीक है, आगे देखिए, इस विकृत से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए, लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। ये जो विकृत स्थिति पैदा हुई, क्या हुआ, इससे असुरक्षा का भाव हो गया। ठीक है, और भ्रष्टाचार पैदा हुआ। भ्रष्टाचार माने जिसके पास पैसा था लोग अपना काम करा लेते थे। ठीक है, ये समाज को तोड़ने वाली स्थिति पैदा हुई अब। ठीक है, अंग्रेजों ने ये स्थिति पैदा की कि समाज में ये चीज बहुत ज्यादा पैदा होगी, बहुत ज्यादा, बहुत बुरी तरह से ये जो बहुत ज्यादा विकृत रूप ले लिया। ठीक है, भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ गया। ठीक है, असुरक्षा की भावना हो गई लोगों के मन में, हर तरफ व्यक्ति असुरक्षित था, डर के लोग काम करते थे कि ऐसा करने पर कहीं ये ना हो जाए, कहीं वो ना हो जाए। और अगर आप आजादी के पहले के इतिहास पर देखेंगे, ठीक है, जब स्वतंत्रता संग्राम होता, आप देखेंगे कि लोगों के साथ कितना अत्याचार किया गया। ठीक है, कितना कत्लेआम किया गया लोगों का, ये सब आपको बहुत आसानी से मिल जाएगा। ठीक है, और जब आप उनको पढ़ेंगे तो आप इस बात को समझ पाएंगे। तो आगे देखिए, यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। अब वो कह रहे हैं कि सब देखने में तो सुखद तो नहीं, सुख तो नहीं लगता था मुझे, लेकिन ये भारत की असलियत थी। ठीक है, यही वास्तविक था उस समय भारत का। ठीक है, स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमानसाहत थी जो हजारों वर्ष की सांस्कृतिक विरासत की देन है, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया था। ये कह रहे हैं कि स्थितियों को स्वीकार करने की क्षमता थी लोगों में। ठीक है ना, मतलब एक प्रवृत्ति थी। ठीक है, मतलब लोग क्या करते थे, जो उनके अंदर प्रवृत्ति का मतलब क्या होता है, प्रवृत्ति जो है, प्रवृत्ति को समझिए आप इस तरह से आदत। ठीक है, लोगों को क्या है, विपत्तियों को स्वीकार करने की मतलब प्रवृत्ति थी। ठीक है, मतलब अगर जैसा भी समय होता है उसको स्वीकार करते, कठिन भी समय उसको स्वीकार, उससे पलायन नहीं करते, भागते नहीं थे उससे। ठीक है, बावजूद इसके स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रबल थी, पर साथ ही एक प्रकार की नम्रता और भलमनसाहत थी, एक प्रकार की विनम्रता, पोलाइटनेस और भलमनसाहत। मुसीबत में रहने के बावजूद भी दूसरे लोगों की मदद करने का जो भाव है, भलमनसाहत। भलमनसाहत का मतलब क्या होता है, भलमनसाहत। भलमनसाहत का क्या मतलब है, भलाई करना। जो दूसरों की भलाई करने का भाव है और जो पोलाइटनेस, एक विनम्रता है, वो लोगों के मन में अभी भी मौजूद था। और यही कारण है कि वो कह रहे हैं कि चाहे कितने भी कष्ट आ जाए, कितना भी घोर संकट आ जाए, ठीक है, लेकिन लोग जो है वो टूटने वाले नहीं है। ठीक है, इनकी, और ये जो चीज है, ये जो भलमनसाहत, जो विनम्रता है, ये इनकी सांस्कृतिक विरासत की देन है, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं कर सकता कि संसार का कितना भी बड़ा दुर्भाग्य, बुरा समय क्यों ना आ जाए। ठीक है, लेकिन लोगों के मन से इस चीज को मिटा नहीं सकता। क्यों? क्योंकि ये जो भलमनसाहत और जो विनम्रता है, इसको कोई मिटा नहीं सकता। क्यों? ये उनकी सांस्कृतिक विरासत की देन है। ठीक है, जो हमारी सांस्कृतिक विरासत है वो भारतीयों को ये उसने दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही बच्चों, बहुत ही अच्छा पाठ है ये। ठीक है, आप जरूर इसको पुस्तक से पढ़ें। ठीक है, और जो चीज आपको कठिन लगती है उसको अंडरलाइन करें, उसके अर्थ को खोजकर वहां पर लिखें। ठीक है, ताकि आप जब भी दोबारा उसको पढ़ें आपको इसका अर्थ स्पष्ट हो जाए। ठीक है, धन्यवाद बच्चों।